अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है रजब भट्ट वल्द मोहम्मद अफजल भट्ट। मैं अल्लाह की वाहदानियत पर, अल्लाह के आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ। रजब भट्ट की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं उनके ऊपर केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अभी वो उम्रा ही परफॉर्म कर रहे थे सऊदी अरब में, पाकिस्तान से चूंकि वो बाहर गए हुए हैं तो उनके ऊपर एक पीछे से और केस हो गया है। पीका एक्ट के तहत उनके ऊपर एक केस रजिस्टर किया गया है। पीका एक्ट क्या होता है उसके हवाले से आपको भी जानना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि पीका एक्ट आपकी मेरी सबकी ज़िंदगी को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर रहा है। पीका एक्ट के बारे में हर उस शख्स को जानना ज़रूरी है जो वो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट यूज़ कर रहा है या किसी किस्म की पोस्टिंग कर रहा है या किसी किस्म का मटेरियल जो है वो पोस्ट कर रहा है या कोई चीज़ व्यू कर रहा है। हर उस शख्स को जो है पीका एक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा कानून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया है जिसकी वजह से आपकी मेरी सबकी लाइफ इफेक्ट हो सकती है। इसी तरह रजब भट्ट के ऊपर पीका एक्ट की जोन सी भी सेक्शन लगाई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। रजब भट्ट के ऊपर जो दफात और सेक्शन लगी हुई हैं उन सब की सज़ा कितनी बनती है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीका एक्ट क्या है। पीका एक्ट बेसिकली 2016 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने स्टार्ट लिया था और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मीडिया ने और जो सहावी बरादरी है उन्होंने उसको अपोज किया था और प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट, फवाद चौधरी जो है वो इस पीका एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सरगर्म रुकन थे और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस पीका एक्ट को मंजूर करवा लिया जाए पार्लियामेंट से। लेकिन उस वक्त भी अपोजिशन और जो मीडिया था वो चूँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और पब्लिक भी अवेयरनेस की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही थी, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये पीका एक्ट को मंजूर करने का तमगा भी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है। ये K2 उन्होंने फतह किया है, उन्होंने 2025 के स्टार्ट में ही पीका एक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, उनको कानूनी शक्ल दे दी है। अब थोड़ी सी तफसील में आपको बताना चाहूँगा कि पीका एक्ट जो है वो कौन कौन से लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। नंबर 1, साइबर क्राइम के हवाले से पीका एक्ट बता रहा है कि जो भी लोग किसी किस्म की साइबर क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कोई किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, किसी बैंकिंग वेबसाइट को हैक करके पैसे जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, या किसी भी किस्म की कोई ऑनलाइन जो है ना वो किसी किस्म के स्कैम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके ऊपर पीका एक्ट जो है ना वो लागू होगा। नंबर 2, जो मेरे आपके जैसे जितने लोग जो है ना वो फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या किसी किस्म की यूट्यूब के ऊपर वीडियो पोस्टिंग करते हैं, उनको बड़ा ख्याल करना पड़ेगा वीडियो पोस्टिंग करते हुए भी या किसी किस्म की सिंपल पोस्ट करते हुए भी। पीका एक्ट के अंदर जो नंबर 2 क्राइम समझा जा रहा है वो ये है कि आप जो है वो किसी किस्म की पोस्ट करते हैं जो कि स्टेट के अगेंस्ट होती है या किसी इदारे के अगेंस्ट होती है या किसी किस्म की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। वो जो मटेरियल आपने वहाँ पे पोस्ट किया होगा उसकी वजह से आपके ऊपर ये जो है वो पीका एक्ट लागू हो जाएगा और आपको उठा के बिहाइंड द बार किया जा सकता है। उसकी सज़ा कम अज़ कम जो है ना वो तकरीबन 3 साल है। तो आपने जब भी कोई पोस्ट करनी है तो इररेलेवेंट पोस्ट नहीं करनी, कोशिश करनी है कि जो डिसिप्लिन के साथ जो है वो फेसबुक को, ट्विटर को और दूसरे जो सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म है उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि पीका एक्ट के तहत किसी भी शख्स को किसी पोस्ट की बेसिस के ऊपर भी उठा लिया जा सकता है और आपको उसके ऊपर जो है वो सज़ा भी हो सकती है। नंबर 3, इसके अंदर जो है वो बहुत एक कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो पीका एक्ट के अंदर उन्होंने डिस्कस किया है, जो ऑनलाइन हरासमेंट होती है। ऑनलाइन हरासमेंट के ऊपर भी पीका एक्ट लगेगा। ऑनलाइन हरासमेंट की जो मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता चलूँ, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि पता होना चाहिए कि किस चीज़ के ऊपर आपको पीका एक्ट की जो है ना कोई भी शिक लग सकती है, कोई भी सेक्शन लग सकती है। आपने एक पिक्चर किसी भी फीमेल की विदाउट उसकी परमिशन की फेसबुक से, ट्विटर से, किसी भी जगह से उठाई, आपने उठा के किसी और जगह पे वो शेयर कर दी विदाउट गेटिंग परमिशन किसी फीमेल की, किसी मेल की या किसी भी पर्सन की। आपने कहीं से पिक्चर उठाई किसी एक प्लेटफॉर्म से और दूसरी जगह पे उसको स्प्रेड आउट कर दिया। वीडियो उठाई किसी जगह से, कहीं से भी आपको मिल गई, आपको उसका कहीं से लिंक मिला, आपने वहाँ से वीडियो डाउनलोड की, किसी भी फीमेल की, किसी भी मेल की, और उठा के आपने विदाउट हिज और हर परमिशन आपने किसी और जगह के ऊपर जो है वो स्प्रेड आउट कर की। जिस तरह से ये वीडियोस वायरल होती हैं या पिक्चर्स वायरल होती हैं, जैसे फिर आप कह सकते हैं कि किसी के पास किसी की पिक्चर्स चली जाएं, किसी की वीडियोस चली जाएं, नाजेबा वीडियोस की बात कर रहा हूँ, तो वो
अगले को थ्रेट कर देता है। जैसे फीमेल्स की बहुत सारे केसेस हमारे पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5-2 सालों में नज़र आए कि लड़कों के पास जो फीमेल्स की वीडियोस होती थी या पिक्चर्स होती थी, कुछ उनकी प्राइवेसी की वीडियोस होती थी, तो वो उनको ब्लैकमेल करके जो है वो किसी न किसी जगह पे वीडियो अपलोड कर देते थे और उससे जो है वो फीमेल्स की जो है ना वो लाइफ ख़राब होती थी। तो जो ऑनलाइन हैरेसमेंट वाला जो केस है, जिस तरह की किसी की वीडियो उठा के स्प्रेड आउट कर देना, किसी की पिक्चर उठा के स्प्रेड आउट कर देना विदाउट हिज और हर परमिशन, पीका एक्ट लागू होगा उसके ऊपर और उसको ठीक ठाक उसके ऊपर सज़ा, कम अज़ कम मेरे ख्याल में जो इस वक्त इसके ऊपर सज़ा रखी गई वो 7 साल की सज़ा रखी गई। तो आपने जितने लोग भी सुन रहे हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहले की बात नहीं रही, अब जो है वो आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है। और एक और जो गवर्नमेंट ने अपनी फेवर में इसके अंदर शिक मंजूर की है वो ये है कि फेक न्यूज़ जो आती हैं, बाज़ दफ़ा आप देखें तो आपको वीडियोस नज़र आ रही होती हैं या पिक्चर्स में आके फ़लाँ इंसान की डेथ हो गई है, हालांकि वो उस वक्त ज़िंदा होता है, आपको कन्फर्म पता होता है कि ये बंदा ज़िंदा है, लेकिन उसके बावजूद वीडियोस चल रही होती है कि इसकी डेथ हो गई है। इसी तरह गवर्नमेंट के हवाले से जैसे अब बलूचिस्तान का केस चल रहा है या किसी तरह के कोई और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे टॉप ऑफ द लाइन जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं करंट अफेयर्स में, तो उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही होती हैं जो कि रियलिटी के ऊपर बेस नहीं कर रही होती। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को इस चीज़ के ऊपर सेव करने के लिए, फेक न्यूज़ को कम से कम करने के लिए पीका एक्ट के अंदर ये शिक शामिल किया है। और इस जो भी शख्स है, जैसे को किसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो वेरीफाई किए बगैर उसको आगे रीपोस्ट कर देता है, तो उसके ऊपर भी पीका एक्ट लगेगा और उसको जो है वो उसके अंदर बिहाइंड द बार किया जा सकता है, उसको 2 से 3 साल की पनिशमेंट मिल सकती है। तो इस सारे सिनेरियो ने जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी थोड़ा सा टफ टाइम दिया हुआ है, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है। तो अब कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको सोच समझ के स्क्रूटनी के साथ जो है ना वो पोस्टिंग भी शेयर करनी पड़ेगी और बाकी सारी चीज़ें भी शेयर करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं रजब भट्ट के साथ क्या होने वाला है। जैसे ही रजब भट्ट उम्रा करके पाकिस्तान वापस जो है ना वो एंट्री करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, DIG साहब ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनको उसी वक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको जो है गिरफ्तार करके बिहाइंड द बार किया जाएगा और उसके ऊपर जो पीका एक्ट की सेक्शन लगाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो सेक्शन 20 और सेक्शन 11, 2 सेक्शंस लगाई गई हैं। सेक्शन 20 के बारे में मैं पहले आपको बताता चलूं कि सेक्शन 20 क्या है। सेक्शन 20 बेसिकली है कि डिफेमिंग ऑफ एनी आइडेंटिटी और एनी रिलीजन और एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी। आप किसी भी शख्स को डिफेम करते हैं, किसी भी कम्युनिटी को डिफेम करते हैं और या किसी भी रिलीजन को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से आपके ऊपर सेक्शन 20 लगती है। सेक्शन 20 का मतलब ये है कि आपने, जिस तरह से रजब भट्ट ने जो है वो सेक्शन 20 में आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि उन्होंने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी, उनको पिछले मंथ में जो है उनके ऊपर जो उनके दोस्त ने जो है वो लतीफ़ा कसा था, उनको डायरेक्टली हिट किया था, उसकी वजह से डिफेमिंग किया उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी की, ईसाई कम्युनिटी की, ईसाई क्रिश्चियन रिलीजन की, उसकी वजह से उसके ऊपर सेक्शन 20 लगा दी गई है पीका एक्ट के तहत। तो अब उस सेक्शन 20 की वजह से उनको सज़ा कितनी हो सकती है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उनको कम अज़ कम 3 साल सज़ा होगी उस केस के अंदर, और अगर ये कह लो कि कन्विक्शन हो जाती, यानी कि ये जो उसका अमल है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसको सज़ा तकरीबन 3 साल इसके अंदर होगी और साथ में 1 मिलियन का जो है ना वो फाइन भी हो सकता है। और हो सकता है जज साहब अगर ज़्यादा सख्ती करें तो वो उनको ये दोनों फाइन प्लस ये सज़ा दे सकते हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 की तरफ। जो पीका एक्ट का सेक्शन 11 लगाया गया है उसके अंदर उन्होंने जो सेक्शन 11 है वो मैं आपको अक्सर एलेबोरेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल है। सेक्शन 11 के तहत हेट स्पीच, यानी कि वो जो सेक्शन 11 है वो हेट स्पीच को एड्रेस करता है कि रजब भट्ट ने जो है वो हेट स्पीच की है। हेट स्पीच किस तरह से की है कि उसने जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 295 वाली, तो उसके अंदर उसने मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई है और उनको वायलेंस पे मजबूर करने के लिए उसने जो है वो स्टेटमेंट दी है। तो उसकी वजह से चूंकि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और उसकी वजह से मॉब इकट्ठा होने की एक कह लो कि सिचुएशन हो सकती है,
उसकी वजह से उसके ऊपर पीका एक्ट सेक्शन 11 लगाया गया। अब पीका एक्ट सेक्शन 11 हेट स्पीच वाले की जो सज़ा है वो है 7 साल, और उसके साथ साथ 1 मिलियन का फाइन भी हो सकता है। अब उसके बाद उसके ऊपर जो 295C और 295A और इसके साथ ये 2 अलग से सेक्शंस हैं। तो उसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट के ऊपर ये जो दफात या FIR का सिलसिला शुरू कब हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इन्होंने कब से ये इनके साथ ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। तो दिसंबर 2024 के अंदर रजब भट्ट जो है वो नमाज पढ़ते हुए अपनी उनकी वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा रहे थे, जिसमें उसकी मदर जो है वो उनको कोई ये सबा कौन है इसके हवाले से जो है वो बात करते हुए नजर आ रही हैं। तो वो नमाज पढ़ रहे थे और उसके अंदर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करवा के उसकी मदर जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी। तो उस टाइम पे जो है उनके ऊपर FIR काटी गई थी। उस FIR का मकसद ये था कि इसने एक रिलीजियस विर्चुअल चीज़ की जो है वो बेहुरमती की है, इसने नमाज की बेहुरमती की है। उसकी वजह से उसके ऊपर उस टाइम 295A सेक्शन के तहत जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफ़ा जो है 295A लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद उसने अपने उलमा को बुला के उनके साथ क्लैरिफाई किया था। शिया कम्युनिटी के जितने उलमा थे उन्होंने उनको उसकी बात सुनी, उसको एक तरह से क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, इसकी इंटेंशन ये नहीं थी, जानबूझकर नहीं किया गया, अनइंटेंशनली चीज़ हुई है। तो उसके ऊपर उसको आई थिंक उसको माफ़ी मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो सेकंड चीज़ उसने की, उसके दोस्त ने कर दी, मांडोगर ने, वो भी उसमें कह के लगा रहा था। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर उसने लतीफ़ा कास दिया। अभी वो चीज़ ख़त्म, उसको भी सेटल करने की कोशिश की। उस वक्त फिर दोबारा उसके ऊपर 295A लगी। फिर अभी दोबारा वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी तो 295 सॉन्ग के ऊपर उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया और उसके अंदर 295A और 295C दोनों जो सेंसिटिव दफ़ात हैं उनका जिक्र भी कर दिया। 295A जो दफ़ा है वो तौहीन मज़हब के हवाले से उसके ऊपर लगाई गई है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में से नश्तर कॉलोनी के रमज़ान भट्टी साहब ने उनके ऊपर ये FIR दर्ज करवाई है 295A, और उसके अंदर तौहीन मज़हब के हवाले से उन्होंने बात की है। इसी के साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला जो किस्सा था, लतीफ़े वाली बात थी, उसके ऊपर भी 295A उसके ऊपर लगी हुई है। तो इस 295A की जो इम्प्रिजनमेंट है या सज़ा है वो तकरीबन 10 साल है। अगर आप इन सारी सेक्शंस को इकट्ठा करें, पीका एक्ट की और दूसरी कुल मिला के, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर उनको इनके जो जुर्म है या जो चीज़ इनके ऊपर लगाई गई है दफ़ात वो साबित हो जाती हैं, प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को प्रूव करने में कामयाब हो जाती है कि वाकई ये गिल्टी है, तो उनको कुल मिला के 10 साल की सज़ा होगी और 1 मिलियन जो है वो उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है। बाकी प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है वो केस को किस तरह से लेकर चलते हैं। द मेन पॉइंट इज 295C। इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, DIG साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम उलमा कौंसल के साथ रब्ता करेंगे 295C को क्लैरिफाई करवाने के लिए। यानी कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद से कोई एक्शन नहीं लेना चाहती फिल वक्त। उलमा कौंसल से रब्ता करके उनकी सजेशन के हिसाब से आया कि इसके ऊपर गिल्टी है तो उसके ऊपर 295C की दफ़ा लगाई जाएगी। और अगर उलमा कौंसल ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि ये चीज़ जो है वो 295C के अंदर नहीं आती, इस दफ़ा को इसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, तो वो वहाँ पे जो है उसकी बचत हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है उलमा की अक्सरियत इस बारे में क्या राय रखती है। आपकी इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या राय है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। अगली आने वाली वीडियो हम जो है वो एक स्कैम के ऊपर करने वाले हैं, जो बैंकिंग स्कैम होता है, ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर जो स्कैम होता है पाकिस्तान के अंदर, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो फ्रॉड और स्कैम हो रहा है, उसके ऊपर हमने रिसर्च कर रखी है, फैक्ट्स हमने फाइंड कर रखे हैं। आप सब दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास, और बेल आइकन को लाजमी दबाना है जब जैसे ही हम जो है वो वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच।